एक लड़की और एक दुष्ट पापी। शहर में नई सुबह सुबह के 7 बजे थे। मुंबई के मरीन ड्राइव पर समुंदर की लहरें अपने ही सुर में गुनगुना रही थीं। हल्की ठंडी हवा में नमक और ताजगी की मिलीजुली खुशबू तैर रही थी। सूरज की पहली किरणें समुंदर की सतह पर सुनहरी परत सी बिछा रही थीं। एक लड़की, अदिति शर्मा, समुद्र के किनारे की पत्थर की बेंच पर बैठी थी। उसकी गोद में एक मोटी सी डायरी थी और बगल में कैमरा रखा था। उसकी उम्र मुश्किल से 23 वर्ष रही होगी। चेहरे पर मासूमियत, पर आंखों में गहराई थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, हर शहर का एक चेहरा होता है। कुछ चेहरे सच्चे होते हैं और कुछ नकाब के पीछे छिपे। मुझे नहीं पता मैं किस चेहरे से मिलने जा रही हूं, पर महसूस हो रहा है आज कुछ बदलने वाला है। उसी क्षण पास आकर एक काली BMW कार धीरे से रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक लंबा सा पुरुष बाहर निकला। साफ सफेद शर्ट, हल्के खुले बटन, घड़ी बेहद महंगी और चाल में एक अजीब सी निडरता। उसका नाम था आरव मल्होत्रा, शहर का नामी व्यवसायी। उसके बारे में लोग कहते थे, जिसे शहर अंधेरा कहता है वही उसकी रोशनी खरीदता है। उसके पास दौलत थी, रुतबा था और एक ऐसा आकर्षण जो डर के साथ आता था। आरव ने अदिति की ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, तुम रोज यहां आती हो या आज मेरी किस्मत ही इतनी अच्छी थी? अदिति ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं कहानियां लिखती हूं, शायद तुम मेरी अगली कहानी का पात्र बन जाओ। आरव ने हल्की सी हंसी छोड़ी, मगर उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा था। मैं कहानियों का पात्र नहीं बनता अदिति, मैं तो कहानियां तोड़ देता हूं। अदिति ने सहजता से कहा, हर कहानी में एक दुष्ट पापी तो होता ही है, शायद तुम वही हो। दोनों की बातें हल्की फुल्की थीं, पर हवा में एक अनजाना कंपन था, जैसे दो आत्माएं पहली बार नहीं, बहुत पहले मिल चुकी हों। आरव का अतीत 5 वर्ष पहले। आरव एक साधारण युवक था। उसके पिता एक छोटी कंपनी में लेखाकार थे, ईमानदार और शांत स्वभाव के। पर एक दिन झूठे घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कंपनी के मालिक ने सारा दोष उन पर डाल दिया ताकि स्वयं बच सके। आरव ने अदालतों में बहुत दौड़ धूप की, पर न्याय नहीं मिला और एक रात उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। मेज पर छोड़ा गया नोट, आरव, इस दुनिया में न्याय केवल उन्हीं के लिए होता है जिनके पास धन और ताकत है। उस दिन से आरव ने कसम खाई, अब वह धन भी कमाएगा और ताकत भी। वह दुनिया को दिखाएगा कि न्याय खरीदा जा सकता है। धीरे धीरे वह आरव मल्होत्रा से शहर का दुष्ट पापी बन गया, जिसके पास सब कुछ था सिवाय शांति के। अदिति ने कानून की पढ़ाई इसलिए चुनी थी क्योंकि उसके भीतर न्याय की ज्वाला जल रही थी। उसके पिता ACP राघव शर्मा एक ईमानदार पुलिस अधिकारी थे, लेकिन एक नकली मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। मामला बंद कर दिया गया, अपराधी खुले घूमते रहे। उस दिन से अदिति ने प्रण लिया, मैं इस तंत्र को उसकी ही भाषा में हराऊंगी। वह न केवल कानून की छात्रा थी, बल्कि एक जानी मानी खोजी पत्रकार भी थी, जो भ्रष्टाचार पर लेख लिखती थी। पर उसे यह झात नहीं था कि जिसकी काली सच्चाई को वह उजागर करने जा रही है, वही एक दिन उसके जीवन की सबसे गहरी भावना बन जाएगा। पहली टकराहट कुछ सप्ताह बाद, रात के 9 बजे अदिति अपने छात्रावास में थी। लैपटॉप खुला था। वह शक्ति इंफ्रा स्कैम पर लेख लिख रही थी और लेख का शीर्षक था, आरव मल्होत्रा, शहर का नया रावण। तभी उसका मोबाइल कंपन करने लगा। संदेश था, तुम्हारे लेख का शीर्षक दिलचस्प है, पर सच्चाई कुछ और है। यदि जानना चाहो तो कल सुबह 11 बजे ताज होटल के कैफे में मिलो। क्या यह आरव मल्होत्रा हो सकता है? अदिति थोड़ी घबराई, मगर जिज्ञासा अधिक थी। अगले दिन वह कैफे पहुंची। आरव पहले से वहां बैठा था, काली कॉफी के साथ, जैसे किसी युद्ध की तैयारी में हो। वह बोला, तुम्हारे लेख में लिखा है कि मैंने शक्ति इंफ्रा से 50 करोड़ का गबन किया। अच्छा लेख था, पर गलत पात्र चुना। अदिति ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास सबूत हैं। आरव मुस्कुराया, सबूत भी झूठ बोलते हैं जब सच बिक चुका होता है। फिर उसने टेबल पर एक पेन ड्राइव रखी। इसमें वह सच्चाई है जो तुम्हें अखबार नहीं बताएगा। देख लो, फिर निर्णय लेना। अदिति ने पेन ड्राइव उठाई। उसे लगा जैसे उसने किसी रहस्य का दरवाजा छू लिया हो। सत्य और भ्रम की सीमा। रात को जब अदिति ने पेन ड्राइव चलाई तो उसमें कई वीडियो और दस्तावेज थे।
उनसे पता चला कि असली घोटाला आरव ने नहीं, बल्कि शक्ति इंफ्रा के मालिक ने किया था। आरव ने तो बस उनकी चाल का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी। वह हतप्रभ रह गई। तो क्या जिसे मैं दुष्ट समझती थी वही न्याय के लिए लड़ रहा था? पर तभी उसने एक और फाइल देखी। प्रोजेक्ट एस, उसमें लिखा था टारगेट शर्मा केस, टर्मिनेट क्वाइटली। नीचे नाम था एसीपी राघव शर्मा। अदिति के हाथ कांपने लगे। उसके पिता का नाम? क्या आरव के लोगों ने ही उसके पिता की हत्या कराई थी? टूटन और टकराव, उसने तत्काल आरव को फोन किया। तुमने मेरे पिता को मारा? कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा। फिर आरव की धीमी आवाज आई, तुम्हारे पिता उस केस पर काम कर रहे थे जिसमें मेरा सब कुछ दांव पर था। मैं उनसे लड़ा, पर उन्हें मारना मेरा मकसद नहीं था। जो हुआ वह मेरे नियंत्रण से बाहर था। अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। तुम दुष्ट हो आरव, तुमने मुझे छल लिया। आरव ने शांत स्वर में कहा, हाँ मैं दुष्ट हूं, लेकिन तुम्हारे बिना अधूरा हूं। तुम मेरी रोशनी हो अदिति, और रोशनी के बिना अंधेरा भी बेसहारा होता है। अदिति ने फोन काट दिया। कमरे की दीवारें जैसे उसके चारों ओर सिमट गईं। वह अपनी डायरी उठाकर लिखने लगी। मुझे लगा मैं सच के करीब पहुंच रही हूं, पर अब तो सच और झूठ दोनों ही एक जैसे लगते हैं। शायद मैं उसी से प्रेम करने लगी हूं जिसे मैं नष्ट करना चाहती थी। अंतिम दृश्य, भाग 1 का समापन। रात के 11 बजे छात्रावास के बाहर वही काली बीएमडब्ल्यू आकर रुकी। नीचे से किसी ने पुकारा, मिस अदिति शर्मा, यह आपके लिए है। वह खिड़की पर पहुंची। एक व्यक्ति हाथ में लिफाफा लिए खड़ा था। लिफाफे पर लिखा था, यदि तुम अपने पिता की मृत्यु का सत्य जानना चाहती हो तो अकेली आओ। अदिति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आसमान की ओर देखा। चांद आधा था, जैसे सच्चाई का चेहरा अधूरा। वह फुसफुसाई, क्या मैं आरव के पास जाऊं या हमेशा के लिए उससे दूर चली जाऊं? और कहानी यहीं ठहर गई। हवा में एक प्रश्न, दिल में तूफान, और अंधेरे में छिपी वह रोशनी जिसका नाम था आरव।